तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा लें तो आप सिंपल सी बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। 2 4 4 4 6 7 7 ऐसे कुछ बनेगा क्या? कितने फोर है इसमें? 3 4 है, 1 2 3, ठीक है। फिर एक 6 है, 7 7, ठीक है। तो 7 आइटम है। मीडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 आइटम है, 7+1 डिवाइडेड बाई 2, बोले तो फोर्थ आइटम। तो हमारा ये यस फोर्थ आइटम हमारी 4 ही है, तो मीडियन हमारा इसमें रहेगा 4। तो डेफिनेटली 4 फोर्थ 4, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आप सबने आंसर सबने ठीक दिया है, बिल्कुल करेक्ट, अच्छे से, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। When an independent variable is the numerically related to the dependent variable, it is known as। जब एक स्वतंत्र परिवर्तनशील निर्भर परिवर्तनशील से सांख्यिक तौर पर संबंधित उसे क्या कहते हैं? कोरिलेशन, डिस्पर्सन, मोमेंट या रिग्रेशन? ओके, रिग्रेशन, एग्जैक्ट रिग्रेशन। इसके जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये एब्सोल्यूट होते हैं, ठीक है। जो दूसरों के ऊपर इनके डिपेंडेंट्स इकाई द्वारा निर्धारित होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। एक डिपेंडेंट होता है और एक से अधिक स्वतंत्र चरों के बीच में संबंधों के आकलन के लिए उपयोग की जाने सांख्यिक विधि का एक ग्रुप होता है इसके अंदर, है ना। रिलेशनशिप की जो पावर होती है उसको हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या फ्यूचर की मॉडलिंग करने के लिए। तो रिग्रेशन वाला चैप्टर आपने देखा होगा स्टैट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी वेरियस बिटवीन। प्रोबेबिलिटी किस और किसके बीच में बदलती रहती है? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल होगा, आपको पता होगा, प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने किया भी था। प्रोबेबिलिटी 0 और बीच की बदलती रहती है, किसमें? 0 और 1। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए किंग और क्वीन? एक किंग या क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना। 52 पत्तों में से हमने कार्ड निकालने हैं, तो उसमें से किंग या क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देख सकते हैं, किंग के पत्ते कितने होते हैं? 4। क्वीन के कितने होते हैं? 4। दोनों के बीच कुछ कॉमन तो है नहीं, कॉमन नहीं है, तो 4+4 कितने हो गए? 8। तो आंसर बनेगा 8, 8/52, ठीक है। किंग के भी 4, क्वीन के भी 4, तो 4+4 8, तो 8/52, 4/52 प्लस 4/52 कितना हो जाएगा? 8/52। तो इसका आंसर हमारा बी बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रॉयल कमीशन ऑन लेबर रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट ऑफ द लेबर ऑफिस इन। श्रम पर रॉयल आयोग द्वारा श्रम अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। 31 में, 20 में, 1910 में या 1945 में? 1929, यस, 1929, 1929। मतलब 1939 में तो उसकी स्थापना की गई थी। इसका आंसर थोड़ा वेरीफाई कर लेना, 1929 या 1935 31, क्योंकि 1931 में इसकी रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी। तो इसका आंसर वैसे तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो 1931 ही है। स्थापना तो की गई थी 1929 में, बट इस कमीशन को ना J.H. विटले थे के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने इस आयोग की पूरी जो मेंबरशिप की थी, जो मेन अध्यक्षता की थी, तो इस आयोग ने ठीक है 91, 31।
ये अलग अलग है ये, ठीक है। ओके 1931 है पक्का, है ना। आकाश ये अलग अलग जगह से कलेक्शंस ही हैं, तो ऐसे पीडीएफ कोई क्रिएट करता है मेरे पास पहुंच जाती हैं, कुछ मैं कलेक्ट करता हूँ, कोई कुछ और कलेक्ट करता है, तो ऐसा ऐसा चलता रहता है सब, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, इसमें से कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी की कौन सी एजम्पशन नहीं है? इनपरफेक्ट कैपिटल मार्केट, रैशनल इन्वेस्टर्स, नो कॉर्पोरेट टैक्स, या इन्वेस्टर हैव होमोजेनियस एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें से कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज है उसकी कौन सी अजम्पशन नहीं है? तो इन चारों में से बताना क्या आंसर रहेगा। दिस वन इज इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट। और जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी को ना हम एमएम थ्योरीज भी कहते हैं, मोदी के लिए मिलर अप्रोच थ्योरीज। तो इसकी जो एजम्पशन थी ना, क्या थी पता है आपको? परफेक्ट कैपिटल मार्केट, या फर्म की जो एक इन्वेस्टमेंट की जो है वो एक फिक्स्ड है इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी, कोई कॉरपोरेट कर नहीं हो और जोखिम भी नहीं हो, अनिश्चितता का, अनसर्टेनिटी का कोई भी रिस्क नहीं हो। तो ऐसी सी बातें थी, तो डेफिनेटली हमारी जो कैपिटल मार्केट रहती है वो परफेक्ट रहती है। बट यहाँ पे क्या था? इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट। तो यही हमारा आंसर है जो इन्होंने बोला था कि इसमें एजम्पशन नहीं है, तो थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। मनी हैज ए टाइम वैल्यू बिकॉज ऑफ डैश के कारण मुद्रा का सामयिक टाइम वैल्यू होता है। इन्फ्लेशन, सेकेंड ऑप्शन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। मनी हैज ए टाइम वैल्यू सभी की वजह से होता है ना, इन्फ्लेशन की वजह से भी होता है, रिस्क की वजह से भी होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से भी होता है, अनसर्टेनिटीज की वजह से भी होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर जीरो बेस बजटिंग स्टार्टेड इन इंडिया। जीरो बेस बजटिंग भारत में कब शुरू हुआ था? 60 में, 55 में, 83 या 50 में? जीरो बेस बजटिंग, ओके 1983 करेक्ट आंसर। 1983 में शुरू हुआ था, ठीक है। ये एक ऐसे सिस्टम के रूप में लागू किया गया था, मतलब उसको जीरो से स्टार्ट करना है, मतलब जब भी बजट तैयार करना है जीरो से स्टार्ट करना है, आगे पीछे अपने को नहीं देखना है, नहीं सोचना है पीछे के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑर्डर्ड, डिटरमाइंड, कांट से, या फिक्स्ड? डिटरमाइंड, क्योंकि ये बाजार की जो डिमांड और सप्लाई होता है ना उसके ऊपर फिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लीगल सर्विस रेशो इज इक्वल टू, कानूनी सेवानुपात। ये हो सकता है क्वेश्चन आप सबके लिए नया हो, इसलिए नोट कर लेना। CRR प्लस SLR, CRR प्लस SLR, ठीक है। CRR का मतलब तो पता है ना, कैश रिजर्व रेशो, और SLR का मतलब क्या है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। बैंकों को स्वयं नकदी के रूप में रखना अनिवार्य होता है। लीगल सर्विस या रिजर्व रेशो को क्या बोलते हैं? जो बैंकों को खुद रखना, कैश के रूप में रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसका जो रेशो होता है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा फिक्स किया जाता है, और सेंट्रल बैंक जो फिक्स करता है उसके दो फैक्टर होते हैं, CRR प्लस SLR, ये अपने को पता होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एंड इट इज ऑलवेज चेंजिंग। Society is the web of social relationship and is always changing, is said by Lapice, Gidding, MacIver और Page, Arnold W. Green। मैकआइवर, राइट। समाज जो होता है ना, सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है जो हमेशा बदलता रहता है, ये स्टेटमेंट दी थी। सी, यस सी, मैकलिवर एंड पेज, मैकआइवर और पेज, ठीक है।
शून्य कूपन बॉन्ड जारी किए जाते हैं एट जीरो इंटरेस्ट रेट या विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट या नन ऑफ द दीज। जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं कैसे जारी किए जाते हैं? वेस बी विदाउट स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक सिक्योर्ड होते हैं पर जो ब्याज का भुगतान तो नहीं करता बल्कि गहरी छूट पर ट्रेड करता है। मतलब हम एक अच्छे वाला डिस्काउंट देते हैं तो जो भी डिफरेंस होता है तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट ही होता है, तो प्रॉफिट तो इससे मिलता ही मिलता है। आगे है मनी कैन बी मैनी थिंग्स बट इट इज नॉट। मुद्रा बहुत कुछ हो सकती है परंतु डैश नहीं हो सकती। ए फाइनेंशियल एबिलिटी, तरल, फाइनेंशियल एसेट या अनावश्यक। मुद्रा तो जरूरी है, तो ये क्वेश्चन जो पहला स्टेटमेंट है गलत है। मनी तो जरूरी है, मनी तो जरूरी है पर ये बोल रहा है तो यह आवश्यक नहीं है, तो ये पहला आंसर गलत है। फाइनेंशियल एबिलिटी भी होती है, तरल भी होती है, फाइनेंशियल एसेट भी होती है, तो अनावश्यक हो ये तो हो नहीं सकता। द एनपीए प्रोविजन कवर्स स्टिपुलेट्स सेट बाय द आरबीआई। ठीक है, आरबीआई द्वारा निश्चित एनपीए प्रबंध सुरक्षा अनुबंध क्या है? 50%, 70%, 60%, वट एवर। ओके 70 राइट। आप में से बहुत सारे बच्चे काफी अच्छे आंसर दे रहे हैं, साथ साथ देख रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या सच है? Q3 minus Q2 is equal to Q2 minus 1, median more than the mode more than the mean, या AM more than the GM more than the HM, mode is equal to 3 median minus 2 mean। क्या आंसर इसमें से हो सकता है? तो डेफिनेटली वंस अगेन ये हमारा स्टेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस के अंदर हमारा क्या होगा? ओके गुड। Q3 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस में हमारा ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। When the value of R is 0, है ना, द रिग्रेशन लाइन R, समझते हो ना R क्या था? R का मतलब कोरिलेशन। जब कोरिलेशन हमारे पास 0 है तो रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट द एंगल ऑफ, तब रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को कट करती है। कौन से एंगल पे? 40 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, या पैरेलल टू OX एंड OY, व्हाटएवर क्या होगा, या OX के समानांतर पैरेलल होगी। तो जब R का वैल्यू 0 होता है ना तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करती हैं। कितने परसेंट के एंगल पे? 90 डिग्री के। ठीक है, ये अपने को देखा था हमने स्टैट के अंदर भी, थ्योरी के अंदर मैंने देखा था। तो इसका आंसर अगर 90 डिग्री के एंगल है, बिल्कुल एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। द लिमिट ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन कैन बी एस्टिमेटेड बाय वन ऑफ द फ्लोइंग। प्रोबेबल एरर के टॉपिक दिए हुए हैं और स्टैंडर्ड एरर के। कोरिलेशन प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, कोरिलेशन प्लस 3 प्रोबेबल एरर, या कोरिलेशन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर। पॉपुलेशन कोरिलेशन, उसका जो फैक्टर होता है वो हम उसको P से बताते हैं। ओके ये है हमारा प्रोबेबल एरर का, जो भी हमारी प्रोबेबल एरर रहती है उसको हम प्लस माइनस करते हैं, एक रेंज आ जाती है। तो इतने के बीच में हमारी थोड़ी थोड़ी प्लस माइनस पॉपुलेशन की जब काउंटिंग होती है ना तो इतना इतना हमारा कुछ ना कुछ हो सकता है प्लस माइनस। तो वो प्रोबेबल एरर जो भी आती है उसको हम प्लस माइनस कर देते हैं कोरिलेशन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 50।
क्रेडिट रेटिंग इंडिकेटर्स, क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट का क्या मतलब है? ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ द एंटिटी, फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटिटी, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क ऑफ द एंटिटी, या रिस्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करता है? रिस्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक ऐसी राय है जो एक इकाई मतलब यूनिट की क्षमता या इच्छा के बारे में अपने वित्तीय दायित्वों को पूर्णता में या मतलब अपनी लाइबिलिटीज को हम टाइम पर पूरा करते कि नहीं देते, लोगों को टाइम पर पैसा देते कि नहीं देते, उसके बारे में बताता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उनकी एक राय होती है कि सामने वाला बंदा ठीक है, लोगों को टाइम पे पेमेंट कर देता है, नहीं दे देता है, आगे भी उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये सारी बातें बताती है। दैट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ही बताती है, क्रेडिट रेटिंग फिक्स करती है। क्वेश्चन नंबर 51, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डीमेट वाज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन कैपिटल मार्केट इन डीमेट का कॉन्सेप्ट इंडियन कैपिटल मार्केट में कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1996, यस, 1996 के अंदर, करेक्ट। जब सिक्योरिटीज को हमने लगा था कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आना है, तो हम डीमेट को हमने किया था। तो जो भी हमारे शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, या म्यूचुअल फंड होते हैं ना, तो उन सभी इन्वेस्टमेंट्स को या उन सभी निवेशों को रखने की एक प्रोसेस है ये। उनको प्रोसेस को रखने को थोड़ा आसान बना देता है। तो इससे हमारे जो पेपर वर्क था वो पेपर वर्क हमारा खत्म हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स के काम थे फिजिकल फॉर्म में थोड़े कम हो गए, खत्म हो गए। तो उसकी जो परेशानी जो हमको हो रही थी ना, जो पेपर डॉक्यूमेंट रखने की या फिजिकल फॉर्म में जो कागज मेंटेन करने पड़ते थे, तो उनकी प्रॉब्लम को हमने खत्म कर दिया, परेशानी होती थी हम लोगों को। तो 1996 के अंदर हमने डीमेट अकाउंट का जो टॉपिक था इंट्रोड्यूस किया गया था, कैपिटल मार्केट जो इंडिया की थी वहां पर। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, सेबी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए स्टैच्यूटरी एंड ए ऑटोनमस बॉडी, एक कानूनी और स्वायत्त निकाय के तौर पर डैश में सेबी का गठन हुआ, कब हुआ था सेबी का? 1992। ठीक है, एक अध्यादेश लाया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग हुई थी, इसको एक स्टैच्यूटरी दर्जा मिल गया था और इसको कुछ पावर भी दी गई थी। वैसे इसकी स्थापना तो एस्टेब्लिशमेंट तो इसकी 1982 में ही हुई है ना, एक स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन की फॉर्म में, स्टैच्यूटरी कानूनी मान्यता इसको दे दी गई थी और पावर भी दी गई इसको फिर कुछ। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी गवर्न बाय, इंडिया के अंदर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है इसको गवर्न कौन करता है? आरबीआई, सेबी, या आरबीआई और सेबी दोनों की दोनों, या नन ऑफ द दीज? क्या लगता है इंडिया के अंदर जो भी होती हैं, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर जो कंट्रोल होता है ना, वो सेबी का ही होता है। ठीक है, ये 1999 से चल रहा है, 1999 से इनको हम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो इनके ऊपर सेबी का ही कंट्रोल है। ठीक है, मतलब वो उनकी जो भी बातें होती हैं उसको देखता है, वो उन्होंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जो कहा उसके ऊपर ध्यान देता है, उसके ऊपर एक्शंस होते हैं, प्रॉब्लम्स का समाधान देखते हैं, कुछ जांच भी होती है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर कंट्रोल कहीं ना कहीं है, उनकी बातों को देखना, मजबूत बनाना, सिफारिशें आना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सेबी के अंडर में हो रहा है सारा का सारा काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54, बस दो ही क्वेश्चन रह गए हैं, देख लेते हैं। Identify the accounting system that has a built-in mechanism to report transaction at the current cost at the date of the reporting. उस लेखा प्रणाली को पहचाने जिसमें रिपोर्ट की तारीख पर वर्तमान लागत पर व्यवहारों को रिपोर्ट का प्रक्रम अंतर्निहित है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, या सोशल अकाउंटिंग?
ओके, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, क्योंकि दुनिया में ना बहुत सारे जगहों के अंदर जब भी प्राइसेस के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज आता है ना, तो हम उस टाइम पर एक अकाउंटिंग करते हैं जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। उस टाइम इसका यूज किया जाता है। तो ये आमतौर पर ये एमएनसीज हैं या उनकी जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है उसके रिलेशन में होता है ना। और ये जो हायर लेवल की जो भी रिपोर्टिंग वाले देशों में देखा जाता है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिपेंडेंट फ्लोट सिस्टम जो एक्सचेंज रेट इज, इंडिपेंडेंट जो फ्लोट सिस्टम है एक्सचेंज रेट का, इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोट, डर्टी फ्लोट, क्लीन फ्लोट, या नन ऑफ द दीज? ये क्वेश्चन आई थिंक नया होगा आप सबके लिए, है ना। इंडिपेंडेंट फ्लोट सिस्टम जो एक्सचेंज रेट का है उसको हम क्या कहते हैं? मैनेज फ्लोट, डर्टी फ्लोट, क्लीन फ्लोट, या नन ऑफ द दीज? ये एक प्रकार की ना, जो क्लीन फ्लोट है ये एक प्रकार की ना एक फ्लेक्सिबल फ्लोट सिस्टम है, एक्सचेंज रेट की फ्लोट रेट है। और ये पूरी तरह से जो फॉरेन या डोमेस्टिक करेंसी की जो डिमांड होती है ना, जो सप्लाई होती है, उसकी जो पावर्स होती है उसके द्वारा फिक्स की जाती है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर होता है ना, पूरी तरह से कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती इसकी, गवर्नमेंट की इंटरफेयर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं। इसको बोलते हैं क्लीन फ्लोट, इसको साफ चल, ठीक है।